हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज की। अब टाटा टेक्नोलॉजीज रिसेंटली लिस्ट हुई थी, बम्पर लिस्टिंग हुई थी मार्केट्स के अंदर, बहुत पैसा बना था सबका। इनफैक्ट जिन्होंने प्री आईपीओ भी इसको परचेज किया था, मुझे लग रहा था वहां पे हो सकता है शायद पैसा ना बने क्योंकि बहुत महंगा ट्रेड हो रहा था। बट जब लिस्टिंग हुई तो सभी को यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखा है। अब ये ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है और क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है, इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके रिस्क क्या हो सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब गाइस, सबसे पहली चीज, ये आईटी कंपनी नहीं है, एक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी है। अब ऐसी कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड है। एलटीटीएस एक प्राइम एग्जांपल है। टाटा एल्क्सी का भी कुछ कुछ बिजनेस ओवरलैप करता है यहाँ पे। तो ये कंपनी कहाँ पे फोकस करती है वो समझ लेते हैं। इनका बहुत ज्यादा फोकस है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, उसके बाद इनका फोकस है एरोस्पेस के अंदर भी। ऑल्सो दे फोकस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन हेवी मशीनरी, तो जो माइनिंग वगैरह के अंदर आपकी मशीन्स का यूज होता है ना, उसके अंदर भी इन लोगों का फोकस है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ER&D यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो आईटी तो हमें पता है कि भैया सॉफ्टवेयर के अराउंड का काम है, बट इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं। उसके अंदर ये लोग हो सकता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक भी जाते हो, कि मैन्युफैक्चर भी करेंगे। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि कितने कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या है। बट ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज है ना, जिनको आउटसोर्स किया जाता है ER&D का स्पेंड, यानी कि इन हाउस कोई भी कंपनी कितना ही कर लेगी, राइट। तो वो धीरे धीरे अब आउटसोर्सिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आईटी के अंदर होता है ना, पूरा बैकएंड आईटी का आपने आउटसोर्स कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट खुद से हैंडल नहीं कर रही, Amazon खुद से हैंडल नहीं कर रही, एप्पल खुद से हैंडल नहीं कर रही, ये लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, गूगल खुद से हैंडल नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी, इस फील्ड के अंदर भी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि अभी सिर्फ 5.5% ऑफ ग्लोबल ER&D स्पेंड इज आउटसोर्स्ड, तो अभी इतनी ज्यादा आउटसोर्सिंग नहीं है। तो यहां से हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो शिफ्ट आ रहा है वो है कि आउटसोर्स करो इन चीजों को, कंपनीज हायर करो जो स्पेशलाइज करते हैं उन पर्टिकुलर चीजों में। मान लो मुझे कोई XYZ प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रोडक्ट के साथ, राइट। मेरे को, चलो मेरी कोई ऑटोमोटिव कंपनी है और उसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो मैं एक ER&D कंपनी को हायर करूंगा उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। वो डिजाइन करेंगे, कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ट्रायल्स होंगे, टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। फाइनली जो मुझे पसंद आएगा, जितना वो मैन्युफैक्चर हो सकता है वो ही कर रहे हो सकता है मैन्युफैक्चर मैं खुद से कर लूं, बट वो देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा, राइट। उनकी एक्सपर्टीज वहां पे आएगी। वो इतने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो उनको पता होगा कि क्या सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं आउटसोर्स करता हूं इन कामों को, तो मेरे को खुद से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मेरा खुद का ट्रायल एंड एरर बच गया, प्लस एक कंपनी आ गई जिसकी एक्सपर्टीज है, तो वो जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। अगर आप मार्केट्स में काम करना है, आपको एक ट्रस्टेड रिलायबल नेम चाहिए यहाँ पे, एंड एम स्टॉक इज दैट सोल्यूशन फॉर यू। इनफैक्ट मेरा खुद का डीमैट अकाउंट यहाँ पे है और मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट्स में काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। द बिगेस्ट बेनिफिट दैट आई सी विद एम स्टॉक इज इनका जो 999+999 वाला प्लान है, जिसके अंदर आपकी जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस प्रोडक्ट्स हो जाती है और जीरो AMC चार्जेस फॉर लाइफ हो जाते हैं। दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली गुड। ऑल्सो अगर आप लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करते हैं, तो एम स्टॉक हैज द लोएस्ट रेट्स, दे स्टार्ट एट 6.99%। और इसी वजह से हम देखते हैं कि MTF बुक भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है, 850 करोड़ प्लस की हो चुकी है। They also have 8 lakh plus users and 25 lakh trades in a single day are taking place on this platform. As always, किसी भी ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं तो उनका टर्मिनल कैसा है, उनका यूजर इंटरफेस कैसा है, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो क्लटर फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट्स में काम कर रहे हैं, वैसी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, वैसी नॉइज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो क्लटर फ्री एनवायरमेंट मिले, और वो आपको एम स्टॉक के साथ मिलता है। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एम स्टॉक की थोड़ी अचीवमेंट भी बता देता हूँ। तो 1 साल से ऊपर हो चुका है मार्केट के अंदर, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 8 लाख प्लस पेड यूजर्स हो गए हैं इनके यहाँ पे, 850 करोड़ प्लस की MTF बुक है इनकी, 33 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो रही हैं यहाँ पे। टर्नओवर भी हम देखेंगे तो 3.4 लाख करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उससे भी ऊपर का टर्नओवर जनरेट हो रहा है। 145 करोड़ की तो ब्रोकरेज बचा चुके हैं लोग 3 महीने के अंदर। ऐप भी बहुत हाईली रेटेड है। सो गाइस, देरी कैसी, लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में भी पिन कर दिया। लिंक पे क्लिक करो, वो रीडायरेक्ट करेगा आपको एम स्टॉक की वेबसाइट पे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, मोबाइल नंबर एंटर करना है, सारा प्रोसेस डिजिटल हो ही चुका है। आधार और पैन को रखना हैंडी, एंड आपका अकाउंट बहुत जल्दी यहाँ पे खुल जाएगा। नाउ गाइस, बैक टू द वीडियो। अब अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं ना, तो इनका जो बिजनेस है वो 2 वर्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड है।
पहला वर्टिकल है सर्विसेज का, दूसरा है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। एज ऑफ H1 FY24 यानी कि हाफ ईयरली के नंबर जब हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के, तो आपका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू था वो आया था सर्विसेज से। 79% ऑफ रेवेन्यू वाज फ्रॉम सर्विसेज एंड 21%, जस्ट 21%, अगेन 21% इज नॉट स्मॉल, बट सर्विसेज से इतना ज्यादा है कि 21% ही बचता है जो टेक सोल्यूशन से आया था। टाटा टेक प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड इज करंटली एंगेज विद 7 आउट ऑफ टॉप 10 ER&D स्पेंडर्स। तो ऑटोमोटिव सेक्टर पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है। ऑफकोर्स इनके पास टाटा मोटर्स आ जाती है, राइट, जो इनकी पेरेंट कंपनी भी है, तो JLR का स्पेंड वगैरह भी हम देखते हैं, तो टाटा टेक के साथ बहुत बिजनेस है इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव कंपनीज के साथ तो काम है ही, ऑटोमोटिव में ही स्पेशलाइजेशन है। एंड जो ऑटोमोटिव सेक्टर है इनका, जो बिजनेस का वर्टिकल है, वो सर्विसेज के अंडर आता है, तो उसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। बट आप ये जाने कि इसका जो मेन फोकस है वो ऑटोमोटिव सेक्टर पे है। तो इनफैक्ट यू विल सी इन द मार्केट्स व्हेन द ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेल, दिस कंपनी विल डू वेरी वेल। बिजनेस को फर्दर ब्रेक डाउन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल ER&D स्पेंड कहां पे है इस समय। सो ग्लोबल ER&D स्पेंड वाज एट $1.81 ट्रिलियन इन 2022 एंड 2026 तक उम्मीद है कि $2.6 ट्रिलियन हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्लोबल ER&D स्पेंड है ना, वो बहुत ही कम आउटसोर्स होता है इस समय, सिर्फ 5.5% आउटसोर्स हो रहा है। बट यहां पे भी हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो यहां पे एक्सपेक्टेशन है कि 11 से 13% की ग्रोथ आ सकती है, यानी कि एक्सट्रीम लो डबल डिजिट्स जो ग्रोथ आ सकती है वो आएगी। बट यहाँ पे अगेन कुछ कंपनीज बहुत अच्छे से मार्केट कैप्चर करेंगी, बहुत अच्छे से डोमिनेट करेंगी, एंड जो जिसके अंदर स्पेशलाइज करता है, फॉर एग्जांपल टाटा टेक की बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो ग्लोबल ER&D स्पेंड जो हो भी रहा होगा वो आउटसोर्स भी होगा, तो मेजर चंक हम देखेंगे कि वो टाटा टेक को आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ का स्कोप है। सो गाइज, अब हम बिजनेस वर्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर। तो सबसे पहला सर्विसेज, जिसके अंदर हमने देखा कि 79% रेवेन्यू है इस कंपनी का। तो इसके अंदर कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसी सर्विसेज वाले पार्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहला है ऑटोमोटिव, जिसके अंदर ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं ना कि मान लो कोई इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो भैया उस आइडिया पे सारे काम इनको करने हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ट्रायल्स हो गए, टेस्टिंग हो गया, उसके बाद वो देखो फीडबैक लूप एक चलता है कि अच्छा ये चीज ठीक बैठ रही है, नहीं बैठ रही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स ही हो गए, उस सब का इनको ध्यान रखना होता है। ऑटोमोटिव सेक्टर इनका सबसे बड़ा सेक्टर ऑफ रेवेन्यू है यहाँ पे। इनफैक्ट जो सर्विसेज का इनका रेवेन्यू आ रहा है ना, टोटल सर्विसेज का रेवेन्यू आ रहा है, उसमें जो रेवेन्यू है ऑटोमोटिव का, आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 88% है। तो जो 79% इनकी बास्केट है ना सर्विसेज की, तो उसमें से अगर हम देखते हैं ना इस पर्टिकुलर ऑटोमोटिव वाले कंपोनेंट को, H1 FY24 के नंबर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे 88% इनका रेवेन्यू सर्विसेज का एक ही सेक्टर से आ रहा है, एक ही कंपोनेंट से आ रहा है, वो है ऑटोमोटिव। सेकंड इनका है एरोस्पेस एंड डिफेंस का। यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे एडवांसमेंट हो रही है, धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज को बहुत पुश भी कर रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छे से पोजीशनड है कि स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर सके, या फिर कुछ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो वहां पे भी देख सके। हालांकि टाटा ग्रुप की एक अलग कंपनी है जो डिफेंस में काम करती है, बट यहाँ पे भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, और ये अगेन वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। थर्ड सेगमेंट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन हेवी मशीनरी का। तो ये जो सेक्टर है ना, या ये जो कंपोनेंट है, ये आप मान के चलो इसके अंदर जो इनोवेशन है वो 3 से 5 साल पीछे चलती है ऑटोमोटिव सेक्टर से। अब इसके अंदर ये लोग फोकस करते हैं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी पे, तो जो माइनिंग में काम आती है, हो सकता है एग्रीकल्चर में काम आ रही हो, जो बड़ी बड़ी मशीन्स आपकी होती है ना, ये वो वाला पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स ये फोकस कर रहे हैं कि ये अदर रेलेवेंट सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर सकें, जो आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड है या अदर इक्विपमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे भी लगातार काम चल रहा है। बट जो सर्विसेज का कंपोनेंट है, जिसमें 79% रेवेन्यू इनका आ रहा है, उसके अंदर ऑटोमोटिव ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो 88% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उस 79% का। सो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बिजनेस कहां पे ज्यादा फोकस्ड है। अब सर्विसेज की हमने बात कर ली। नेक्स्ट कंपोनेंट है टेक सॉल्यूशंस का, जो 21% रेवेन्यू इनको लाके दे रहा है। तो टेक सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी कॉम्प्लीमेंट्स इट्स सर्विस ऑफरिंग्स विद प्रोडक्ट एंड एजुकेशन बिजनेस। तो इसके अंदर आप देखेंगे प्रोडक्ट और एजुकेशन का बिजनेस है। तो इसके अंदर अब ये सॉफ्टवेयर्स भी बेच रहे हैं, रीसेल भी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स को, अपनी ब्रांडिंग करके वो देख रहे हैं कि किस हिसाब से हम इसको चीजों को अलग अलग लोगों की नीड्स के हिसाब से बना सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है, और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। अब ये जो एजुकेशन वाला पार्ट है ना इनका, ये काफी क्रूशियल है, बिकॉज जो 21% का रेवेन्यू हमारा आ रहा है टेक सोल्यूशन से, मोर देन 50% रेवेन्यू, अराउंड 56.5% रेवेन्यू सिर्फ एजुकेशन से ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है एजुकेशन पे। एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है,
वो जस्ट अंडर 50% रेवेन्यू उनको लाके दे रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे एजुकेशन पे भी फोकस है, एजुकेशन पे जिस हिसाब से स्पेंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ रहनी ही रहनी है। अब गाइस जब मैं इस बिजनेस के फाइनेंशियल्स देख रहा था ना, तो मेरे को ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिखा। इनफैक्ट द ईबिटा मार्जिन्स आर गुड, ईबिटा इज इन हायर टीन्स। तो इनका ईबिटा मैं देख रहा था H1 FY24 का 18.4% के अराउंड आ रहा था। अब इस कंपनी के अंदर हम देख लेते हैं कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन किस हिसाब से, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर हमने जनरली देखा है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क डेवलप हो जाता है और वो इस कंपनी का फर्स्ट रिस्क भी है। तो हम देखो हर पिक्चर डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे हमने पॉजिटिव्स डिस्कस किए, एक तरीके से बिजनेस समझा, देखा कहाँ पे एक्सपर्टीज है। अब ये भी समझना जरूरी है कि रिस्क क्या लग रहा है मुझे। तो सबसे पहली चीज है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जो कि बहुत हाई है इस बिजनेस के अंदर। अगेन H1 FY24 के नंबर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करिए मैंने पूरे वीडियो में वो चीज। तो आपका जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 71% ऑफ रेवेन्यू एंड टॉप 20 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 88% ऑफ रेवेन्यू। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क इस कंपनी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट रिस्क जो मुझे बहुत बड़ा लगता है वो है डिपेंडेंस ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर जो इनकी डिपेंडेंस है ना, या ऑटो सेक्टर के अंदर जो इनकी डिपेंडेंस है वो बहुत हाई है। एंड दिक्कत क्या होती है यहाँ पे कि अगर ये सेक्टर कहीं से भी हिट लेता है या इसके अलाइड सेक्टर्स कहीं से भी हिट लेते हैं या इकोनॉमी में स्लो डाउन लगेगा, तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से करेक्शन आ सकती है इस कंपनी के अंदर। सो गाइस होपफुली आप लोगों को टाटा टेक का बिजनेस बहुत ढंग से डिटेल में समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हर चीज को सिंप्लीफाई करके मैं समझाऊं। यहाँ पे आपको मैंने इनके जो 2 बिजनेस वर्टिकल्स थे उनका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे दे दिया है, ढंग से रेवेन्यू के टर्म्स में भी चीजें समझा दी है, ताकि आपको पता रहे कि आपको फोकस क्या करना है और आपकी थीसिस क्या होनी चाहिए इसके अंदर। अब देखो इसकी लिस्टिंग बहुत शानदार हुई है और वो लिस्टिंग इतनी शानदार हुई है कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है इस समय बिजनेस की, इट्स वेरी रिचली वैल्यूड। तो हम भी टेक्निकल्स पे देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हालांकि इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं वो इस समय सस्ते लगते हैं इससे। तो वी हैव कवरेज ऑन ऑल ऑफ दीज ER&D कंपनीज, IT सेक्टर और इन सब पे कवरेज रहती ही है। जैसे जैसे चेंजेस होंगे कुछ होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। हालांकि अगर आप चाहते हो कि वैल्यूएशंस को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं कर दूंगा। इसके पीयर्स से इसको कंपैरिजन करेंगे, उसके अंदर IT कंपनी से कंपेयर नहीं करेंगे, ER&D कंपनी से कंपेयर करेंगे। बट कमेंट सेक्शन में बताओ अगर वो चीज आपको चाहिए तो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। आई विल बी सीइंग द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.